तो हमारा जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बाकी था। तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट दी फार्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। एटॉमिक मास यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप जिंक ऑक्साइड का निकालोगे फार्मूला यूनिट मास, यानी इसका क्या निकालना है? फार्मूला यूनिट मास, यानी ये जो फार्मूला दिया गया है इसका मुझे निकालना है। इसके एक यूनिट का मुझे मास निकालना है। कैसे निकलेगा? भाई इसमें कौन कौन है? जिंक है, यानी आपका एटॉमिक मास ऑफ जिंक, एटॉमिक मास ऑफ जिंक एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका जो फार्मूला यूनिट मास होगा वह किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास ऑफ जिंक, क्योंकि एक जिंक है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो जिंक का आपका दिया गया है 65, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना हो गया आपका? 81। इसी तरीके से अगर सोडियम ऑक्साइड का निकालोगे तो दो सोडियम एटम है, 2 × सोडियम का, सोडियम का आपका 23 होता है, और प्लस एक ऑक्सीजन का 16। 23 × 46 और प्लस 16, कितना हो गया आपका? 62। इसी तरीके से पोटेशियम कार्बोनेट का निकालोगे तो पोटेशियम कार्बोनेट का होगा आपका 2 × एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का 39, और पोटेशियम का 39 है, प्लस कार्बन, एक कार्बन है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का 12 है, और प्लस 3। 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 × एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16। कितने? आपका 78 हो गया। ये प्लस 12 है, और प्लस 16 48। 48 12 60, और 60 और 60 30 100, और आपका बचा 48, 148। 148 सारे आपका, इस सारे इसका सारा सब कुछ हो गया। 81 82 और 138, सॉरी 138 आएगा, 138 आएगा। ठीक है, ये आपका सारा हो गया। अब क्या बोल रहा है? इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज मास ऑफ इन ग्राम इन 1 एटम ऑफ कार्बन एटम। हम जानते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1 मोल कार्बन एटम का जो मास है वह कितना दिया गया है? 1 मोल कार्बन एटम का मास जो दिया गया है 12 ग्राम दिया गया है। 1 मोल कार्बन एटम यानी 1 मोल कार्बन एटम का जो मास दिया गया है वो कितना दिया गया आपका? 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। 1 मोल में कितने एटम, कितने पार्टिकल होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23, चूंकि कार एटम की बात कर रहा है तो हम लोग बात करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का जो मास दिया गया है वो 12 ग्राम दिया गया है। अगर एक क्वांटिटी अगर मैं इधर ले जाऊं राइट हैंड साइड, तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 कार्बन एटम का जो मास निकल के आएगा, अब 12 डिवाइड बाई, ये क्वांटिटी अगर इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और इसकी वैल्यू जो होगी वह अबाउट 2 × 10⁻20 - 23 ग्राम आएगा आपका। यहाँ पे आंसर आपका आएगा। इसी तरीके से आप बात करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास या मोलर एटॉमिक मास।
मोलर एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, अगर एटम है तो मोलर एटॉमिक मास। तो चूंकि यहाँ पे क्या बोला, 1200 ग्राम सोडियम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम अगर यहाँ पे निकालोगे कि 100 ग्राम सोडियम में कितने, 100 ग्राम सोडियम में कितने मोल आपके सोडियम होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ग्राम सोडियम के केस में, अगर 100 ग्राम सोडियम के लिए आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, तो कितना निकल के आएगा 100। चूंकि यहाँ पे वेट वेट कितना 100 ग्राम है, और चूंकि सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सोडियम का कितना एटॉमिक मास होता है 23। ये ग्राम है आपका, और ये आपका जो निकल, ये जो 23 आपने रखा है, ये मोलर एटॉमिक मास आपने रखा है, यानी ये आपका ग्राम पर मोल में होगा। यहाँ से ग्राम कट जाएगा, और यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो 100/23 रहने दीजिए आप, ऐसे ही रहने दीजिए मोल। इतने मोल सोडियम आपके 100 ग्राम सोडियम में, 100 ग्राम सोडियम में इतने मोल सोडियम एटम आपके प्रेजेंट हैं, इतने मोल, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो अगर मोल नंबर ऑफ, ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट था, अगर फार्मूला नंबर सेकंड देखोगे तो आप जानते हो कि मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे, क्योंकि मोल की संख्या कितनी आई है 100/23, तो 100/23 इजकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के जगह पे यहाँ पे मैं बात किया था कि पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और रेडिकल भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एटम के बारे में पूछा है, तो सोडियम, सोडियम का क्या हो, सोडियम एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम डिवाइड बाई, क्योंकि ये जो मोल रखा गया है सोडियम के मोलों की संख्या रखी गई है, डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने निकल के आएंगे आपके, इजकल टू 100/23 और मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10⁻23। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप 100 ग्राम आयरन की बात करते हो, तो 100 ग्राम नंबर ऑफ मोल, ये आपके सोडियम एटम की संख्या हो गई। अब निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन। आयरन के मोलों की संख्या कैसे होगी, तो कितना वेट है आपका, ये फार्मूला नंबर 1 लगाइए, वेट अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर एटॉमिक मास। तो चूंकि वेट है आपका 100 ग्राम, डिवाइड बाई आयरन। आयरन का आपका क्या रखना पड़ेगा, आयरन का आपको रखना पड़ेगा एटॉमिक मास, क्योंकि आयरन जो होता है वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आयरन का एटॉमिक मास कितना है भाई, आयरन का भाई 56 है, तो 56, क्योंकि मोलर आपने रखा है मोलर एटॉमिक मास, तो यहाँ पे ग्राम पर मोल, तो यहाँ से ग्राम कट गया, आपका इतना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे अगर आप फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल इजकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और रेडिकल भी हो सकता है, डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल की जगह मतलब यहाँ पे आपका, चूंकि जो आयरन है वह आयरन एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल की जगह पे क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। अब इसको अगर आप इस क्वांटिटी को आप निकालना चाहते हैं, इस क्वांटिटी को, तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आया 100/56, और मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी और ये वैल्यू कितनी होगी,
तो ए वैल्यू आपको ज्यादा दिखाई पड़ रही है, यानी इसका मतलब हुआ आपका कि 100 ग्राम सोडियम में सोडियम एटम की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी। 100 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम की संख्या ज्यादा होगी इन कंपेयर टू 100 ग्राम आयरन में एटम की संख्या से। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 100 ग्राम सोडियम कंटेन मोर एटम देन 100 ग्राम ऑफ आयरन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका सोडियम एटम की संख्या आई है वह ज्यादा आई है। इसकी वैल्यू आपकी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अबाउट आपका आएगा 4 बार आप 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप 23 में 100 का डिवाइड 23 को डिवाइड करोगे 100 में, 4 बार जाएगा, चलते हैं 12, 96, 92, 4 दूनी 8 1 9, हाँ। यहाँ पे 8 आएगा, फिर आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे, फिर आप जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हो। 23 दूनी 46, और 23 कितना हो गया, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आएगा आपका। पॉइंट 3 हो गया, तो 69 अगर आ गया यहाँ पे, तो आपका एक और एक 11 है। फिर एक पॉइंट जीरो और बढ़ा सकते हो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.3 समथिंग आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या है, बड़ी है। इसका मतलब 100 ग्राम सोडियम में जो एटम की संख्या है वह ज्यादा है इन कंपेयर टू 100 ग्राम आयरन में जो एटम की संख्या होगी उससे। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए हो 0.2 ग्राम sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.6 ग्राम of boron, ठीक है, और इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय मास। कोई बात नहीं है, निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। कैसे निकलेगा देखते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुंचे हैं। बोल रहा है कि एक सैंपल है, एक कोई सैंपल है, और ये जो सैंपल है आपका, एक कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का सैंपल लिया गया है। और कंपाउंड किससे मिलके बना है, बोरान एंड ऑक्सीजन से। चलो भाई, बोरान और ऑक्सीजन से कोई कंपाउंड आपका बना हुआ है, मुझे नहीं पता इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अच्छा कोई बात नहीं। इसका मास कितना है, 0.24 ग्राम है। ये जो कंपाउंड, ये जो जिसका सैंपल है, ये सैंपल किसी कंपाउंड का है, और वो जो कंपाउंड है आपका बोरान और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। कोई बात नहीं। आगे क्या बोल रहा है, फाउंड बाय एनालिसिस। इसका एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि ये जो कंपाउंड था 0. आपका 096 ग्राम क्या रखता था आपका बोरान। इसमें इस सैंपल में, क्योंकि सैंपल का मास कितना है, इतना ग्राम है, ठीक है। इस सैंपल में इतना ग्राम आपका बोरान है, और कितना ऑक्सीजन है आपका, इतना ऑक्सीजन है, 0.144 आपका ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। हमको बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। मुझे जो कंपाउंड है उसका मुझे कंपोजिशन निकालना है अकॉर्डिंग टू मास। तो हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड में, चूंकि कंपाउंड जो आपका दो चीजों से मिलके बना है, बोरान और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर बोरान का मैं परसेंटेज निकालूंगा तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरान, कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरान बाई मास और डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास और मल्टीप्लाई बाई, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं। अब कंट्रीब्यूशन, बोरान का कंट्रीब्यूशन कितना, यानी बोरान जो आपका एलिमेंट है इस कंपाउंड में, बोरान का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो बोरान इतना आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपका 0.096 डिवाइड बाई टोटल मास कितना था, 0. पूरा सैंपल का मास जो है 24 ग्राम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये आपका आएगा, ए वैल्यू कितनी आएगी, ए वैल्यू आपकी आएगी 40। यानी 40% आपका, अगर मैं मान लूं कि सपोज दैट, एक समय के लिए मैं मान लूं कि आपका जो सैंपल है वह 40% आपका निकल के आया,
बोरान का जो परसेंटेज निकल के आया है इस कंपाउंड के अंदर वह इतना आया है, मतलब 40%। अगर मान लूं मैं कि ये सैंपल का मास आपका 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम सैंपल, 100 ग्राम कंपाउंड में आपका 40 ग्राम क्या होगा, आपका बोरान होगा। इसका मतलब यही निकल के आता है। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे तो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास। ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ऑक्सीजन का आपका निकल के आया 0.144, और डिवाइड बाई टोटल मास कितना है आपका, 0.24 ग्राम है। और मल्टीप्लाई मुझे किसे करना पड़ेगा, 100 से। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 100, चलिए 60। तो आपका 60% आएगा परसेंटेज ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज निकल के आएगा, 60%। ठीक है, तो ये आपका, इसका कंपोजिशन आपने इस कंपाउंड का कंपोजिशन आपने निकाल लिया। कंपोजिशन का मतलब किसी कंपाउंड में कितना, कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने कितने परसेंटेज में मौजूद है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन। तो इस कंपाउंड, जो एक कंपाउंड था आपका, वह बोरान और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। बोरान कितना परसेंट है आपका, 40%, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है आपका, 60%। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि वेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम कार्बन को, यहाँ पे जो 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया गया इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कार्बन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, कार्बन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में। 3 ग्राम कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। यानी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका, चूंकि जाहिर सी बात है कार्बन को जलाओगे, कार्बन का जलने का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो एक कंबसन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई सबस्टांस एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। तो जब कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और इसका जो मास है आपका 11.0 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका कितना ग्राम लिया गया है आपका, 3 ग्राम, और 8 ग्राम क्या था आपका, ऑक्सीजन था। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम carbon is burned in 50 ग्राम of oxygen? Which law of chemical combination will govern you answer? यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन फॉलो हो रहा है, मुझे ये बताना है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूंगा मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास कितना है रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे कौन कौन है आपका, कार्बन और ऑक्सीजन है। यानी आपका हो गया मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ कार्बन कितना निकल के आया है यहाँ पे, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना मास है आपका, 8 ग्राम। टोटल जो मास रिएक्टेंट का निकल के आया है वह 11 ग्राम है, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 11 ग्राम। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सेम है। इस कारण से यहाँ पे जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है वह कौन सा लॉ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मास न तो क्रिएट हो रहा है, न ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अच्छा, क्या बोला है कि अगर कितना ग्राम, क्या बोल रहा है कि कितना वाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, कितना ग्राम, कितना मास, मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अगर हम 3 ग्राम कार्बन को जला दें किसमें, 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में। क्योंकि आप जानते हो कि आपका अगर 3 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन आपको 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए केवल और केवल 8 ग्राम आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी दी गई है वह 50 ग्राम दी गई है। तो 3 ग्राम कार्बन को अगर कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है तो केवल 8 ग्राम क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि दिया कितना गया, 50 ग्राम ऑक्सीजन। यानी इसका मतलब हुआ
कि 3 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, तो आपका कितना ग्राम बन रहा है? 11 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। बाकी आपका जो, चूंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी दी गई है वह 50 ग्राम दी गई है। अब 50 ग्राम में से अगर 8 ग्राम तो ऑक्सीजन आपका खर्च हो गया 3 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए, बाकी आपका जो 22 ग्राम आपका ऑक्सीजन है वह क्या हो जाएगा? बच जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा इस केस में, जब आपका 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। क्योंकि 3 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए 50 ग्राम की जरूरत नहीं है, केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। और तीन आप 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, बाकी 42 ग्राम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और कितने ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो 11 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाट आर पॉली एटॉमिक आयन? ऐसा आयन, दोज दोज स्पीसी आयन दोज आयन विच कंटेन मोर देन वन एटम, विच कंटेन मोर देन वन एटम। ऐसा आयन जो जिसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद हो, ऐसे आयन को आप क्या बोलते हो? पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, ऐसे दोज आयन विच कंटेन मोर देन वन एटम, ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हो आप? पॉली एटॉमिक आयन आप बोलते हो। पॉली एटॉमिक आयन आप क्या करते हो? बोलते हो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखोगे तो आपका कार्बोनेट आयन हो गया, फास्फेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, नाइट्राइट आयन हो गया, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन का आपको एग्जांपल मिल सकता है। यहाँ पे देखोगे, चूंकि एक यह क्या है? दिस इज एन आयन। आयन मतलब दो स्पीसीज विच कंटेन चार्ज, ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज हो। वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यही है आपका नाइट्रोसोनियम आयन। देखो यहाँ पे आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखोगे एटम की संख्या कितनी है? 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम, यानी टोटल एटम की संख्या कितनी है? 4 है। तो अगर कोई आयन आपका एक से ज्यादा एटम रखेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयन। यहाँ पे सब में देख सकते हो कि एक से ज्यादा आपके एटम मौजूद है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है। तो ए बी आयन आपका पॉली एटॉमिक आयन के कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से कह रहा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। किसका? मैग्नीशियम और क्लोराइड। तो मैग्नीशियम, इसमें दो एलिमेंट है, मैग्नीशियम और क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन पे वन नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम का तो आपका जो होता है वैलेंसी वह 2 होता है। क्लोरीन, क्लोराइड आयन की वैलेंसी, क्योंकि जिस क्लोराइड आयन की वैलेंसी कितनी होगी? तो किसी आयन की जो वैलेंसी होती है वह उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। तो इस पे कितना चार्ज है? 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा MgCl2। MgCl2 यहाँ पे एक चला जाएगा और ये दो वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो MgCl2 हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो क्या हो गया आपका? Ca2O2। अब चूंकि यहाँ पे क्या है? 2 2, आप देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो आया है आपका 2, यहाँ पे आया है 2। तो अगर दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं किसी इसमें कोई चीज अगर आप देखते हो तो इसका जो फार्मूला यूनिट मास बनेगा वह कैसे बनेगा? तो यहाँ पे चूंकि आप यहाँ पे क्या है? एक यूनिट में आपका दो कैल्शियम आयन और दो ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट, दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो इसका जो सिंपल सिंपल आपका फॉर्म होगा वह क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? इस तरीके से यहाँ पे दो दो क्या होगा आपका? कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे
कैंसिल आउट नहीं होगा। इसे हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ से दो आप दोनों कॉमन है तो आप दो कॉमन ले लो या कैंसिल आउट कर दो, हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक जो इसका जो यूनिट है ना, वह क्या है आपका, इस एक यूनिट में दो कैल्शियम आयन और दो ऑक्सीजन आयन, दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब इसका जो आप चूंकि यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई सिंप्लीफाई, अगर ये जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके यहाँ पे, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो चूंकि टू टू क्या था काम आपका, किसी टू से आपका कॉमन था, तो टू हमने क्या ले लिया यहाँ पे, कॉमन ले लिया। इसीलिए इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। फार्मूला यूनिट मास आपका यही होगा, ना कि Ca2O2। इसी तरीके से कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट में दो एलिमेंट है, एक है कॉपर और एक है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट पे वन निगेटिव चार्ज होता है। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर की वैलेंसी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, कॉपर की वैलेंसी आपकी जो होती है वन होती है, और नाइट्रेट की वैलेंसी, क्योंकि इस पे वन निगेटिव चार्ज है तो किसी आयन की वैलेंसी उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। तो हालांकि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी वन होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CaN3, CuN3। ये है आपका कार्बन, कॉपर नाइट्रेट। इसी तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड, इसमें दो एलिमेंट एल्युमिनियम और क्लोराइड आयन। ठीक है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी थ्री और इसकी वैलेंसी वन, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा AlCl3। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम, इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक कैल्शियम हो गया और एक आपका कार्बोनेट का मतलब CO3 पे टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी टू और कार्बोनेट की वैलेंसी टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, Ca2CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब दो दो आपका चूंकि सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसका क्या होगा आपका, CaCO3। ठीक है, इसके एक यूनिट में, एक यहाँ पे चूंकि ए आपका जो है ना, ए क्या है आपका, इससे पता चल रहा है इसका जो क्रिस्टल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, इसकी क्रिस्टल में दो कैल्शियम आयन, एक इसका जो क्रिस्टल होगा, इसके क्रिस्टल में आपका यूनिट क्रिस्टल में, यूनिट से आपका लैटिस में, इसके जो जो इसका जो यूनिट लैटिस होगा, इसके यूनिट लैटिस में दो कैल्शियम आयन और दो कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो फार्मूला यूनिट मास आएगा वह आएगा, क्या आएगा, दो से दो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसका फार्मूला बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से करा, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। क्विक क्विक का फार्मूला CaO, यानी इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, यहाँ पे दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ब्रोमीन। पोटेशियम सल्फेट, इसमें कौन कितने एलिमेंट है आपके, तो एक पोटेशियम एलिमेंट है, एक सल्फर एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट। ऐसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर मतलब आपका NaHCO3। इसमें देखोगे तो आपका एक सोडियम एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट, तीन एलिमेंट इसमें मौजूद है। इसी तरीके से बात करोगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस। इसका मोलर मास निकालना है, तो इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे C2H2 का, तो इसके मोलर मास मतलब इसके क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास, मोलर मास मतलब इसके एक, इसका जो ये आपका मॉलिक्यूल है C2H2, यानी इसको हम लोग पर्टिकुलर नाम देते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, इसका एक मोल का मास कितना होगा, तो इसका मोलर मास कैसे निकल के आएगा, तो इसमें चूंकि आप देखोगे
तो दो कार्बन एटम है, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, यहाँ पे आप देखोगे कि दो हाइड्रोजन एटम है, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 2 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 प्लस 2 यानी कितना है 26। तो 26 से इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि अब ये क्या बोल रहा था, मोलर मास। मोलर मास मतलब इसके एक मोल, एक जो आपका ये जो मोलर मास मतलब एक मोल पार्टिकल। अब पार्टिकल का मतलब आपका अगर एटम होगा तो एट, अगर पार्टिकल की जगह पे आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास बोला ना, ये आपका जो मॉलिक्यूल है एसिटिलीन है, यह मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो मास निकल के आएगा वो कितना आएगा, ग्राम पर मोल। यानी एक मोल एसिटिलीन का जो मास आएगा वो कितना आएगा, 26 ग्राम आएगा। इसी तरीके से इसका निकालोगे, यस 8, इसमें 8 आपके क्या है, सल्फर एटम। 8 क्या है, सल्फर एटम, तो 8 × एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास, तो 32। तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 25, 256 क्या आएगा, ग्राम पर मोल। यानी एक मोल S8 मॉलिक्यूल, एक मोल S8 मॉलिक्यूल यानी सल्फर मॉलिक्यूल का जो मास आएगा वह कितना आएगा, 256 ग्राम आएगा एक मोल के लिए। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे मोलर मास। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है, तो नाइट्रिक एसिड की बात करेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है नाइट्रिक एसिड, ये NO3। तो इसमें एक आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। एक नाइट्रोजन है, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14, प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 1 + 14 + 48, ये 15 + 48 कितना हो गया आपका 3, और ये 3 1 4 1 5 हो गया, एक 6, 63 ग्राम आपका क्या आएगा। हाँ, आपका क्या हो गया, HNO3 का आपका मोलर मास कितना निकल गया है, 63 ग्राम पर मोल। 63 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास निकल के आया है, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। ऐसे HCl का पूछ रहा है, तो एक हाइड्रोजन एटम है, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है आपका 1। क्लो एक क्लोरीन है, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। तो टोटल जो आपका मास निकल के आएगा वह 35.5 आपका ग्राम पर मोल निकल के आएगा। ठीक है, ये सारी आपने चीजें कैलकुलेट कर ली, एक क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो था हो गया। अब तो क्वेश्चन नंबर 21 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। हाँ, हो गया है। ये जवाब
तो मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज मास ऑफ वन मोल नाइट्रोजन एटम। एक मोल नाइट्रोजन एटम, वन मोल नाइट्रोजन एटम का मास पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है आपका मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे जो नीचे आएगा या तो मोलिकुलर मास आता है या तो एटॉमिक मास आता है। क्योंकि नाइट्रोजन आपका मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे मोलर मास लिखे हुए हैं। मोल की संख्या कितनी है आपकी, एक मोल। यहाँ पे आपका वन इजकल टू वेट मुझे निकालना है, जो भी वेट आएगा वह ग्राम में आएगा। क्या आएगा, ग्राम में। और डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, नाइट्रोजन का जो मोलिक्यूल होता है वो क्या होता है N2। और इसका जो मोलिकुलर मास निकल जाएगा 2 × नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, यानी 28 आपका 28 ग्राम पर मोल निकल के आपका आएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है। तो वेट इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक क्वांटिटी इधर ले जाओगे तो 1 × 28, यानी 28 ग्राम आपका निकल के आएगा। क्या, इसका वन मोल नाइट्रोजन एटम का जो मास निकल के आएगा वह 28 ग्राम आपका होगा। इसी तरीके से बोला 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया, 4 मोल। तो मोल इजकल टू क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। क्योंकि एल्युमिनियम का हम लोग क्या रखेंगे, एल्युमिनियम जो होता है इसका मॉलिक्यूल तो होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा, इसका जो क्रिस्टल होता है, इसमें क्रिस्टल में क्या होता है, लाखों करोड़ों एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हम लोग इसका अगर लिखेंगे इसका मॉलिक्यूल लिखेंगे एल्युमिनियम का, तो इसका मॉलिक्यूल तो ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा एल्युमिनियम, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो लाखों करोड़ों एटम है। लाख लाखों करोड़ों एटम है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से तो थोड़ा सा क्या होगा, गेंट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लाख करोड़ नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली एल्युमिनियम ही लिख देते हैं। तो एल्युमिनियम का मुझे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, आप ऐसा मान के चलो कि जो एल्युमिनियम है वह मॉलिक्यूल तो इसका होता है, बट इसके मॉलिक्यूल में जो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वह एक गेंट मॉलिक्यूल होता है। गेंट मॉलिक्यूल का मतलब अरबों खरबों बहुत सारे इसके जो एटम होंगे एक दूसरे से लिंक होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो सिंपल इसका मॉलिक्यूल लिखेंगे वो इस एल्युमिनियम केवल लिख देंगे इस तरीके से। तो एल्युमिनियम का हम क्या रखेंगे, एटॉमिक मास। तो मोल की संख्या कितनी है, 4। वेट जो भी आएगा आपका ग्राम में आ जाएगा, इन ग्राम, और डिवाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है आपका, 27। तो यहाँ से आपका आएगा वेट जो भी आएगा इन ग्राम में आएगा, वह कितना आएगा, 4 × 4 × 7। तो 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 10, 108 ग्राम आपका आएगा। ठीक है। यहाँ पे 108 ग्राम हो गया। इसी तरीके से 10 मोल सोडियम सल्फाइड, 10 मोल, 10 मोल क्या है, सोडियम सल्फाइड। पहले आप सोडियम सल्फाइड का क्या निकाल लो, आप मोलिकुलर मास निकाल लो। तो 2 सोडियम एटम, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का कितना होता है, 23। सल्फर का, एक सल्फर एटम है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ सल्फर यानी 32। और 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, 16 है। 33 × 2 = 46 प्लस 32 प्लस 48, 48 और 32 कितना हो गया आपका, 80 हो गया। 80 और 46 कितना हो गया आपका, 126। 126 क्या आपका निकल के आया, इसका मोलिकुलर मास निकल के आया 126 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो चूंकि मोल की संख्या कितनी है आपकी, मोल की संख्या है 10। मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या निकल के आएगा, मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। ये जो भी आपका निकल कर इन ग्राम आएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा आपका, मोल डी इंटू मोलिकुलर मास। मोल 4 है और मोलिकुलर मास कितना निकल का है, 126 ग्राम पर मोल निकल का है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 2 × 10 और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, 604 आपका क्या निकल के आया, ग्राम निकल के आपका आया है
सॉरी, नंबर ऑफ मोल तो दिया गया था 10 मोल ना, तो यहाँ पे मुझे 10 लिखना पड़ेगा, 10। तो आएगा आपका 1260 ग्राम। इसको केजी में चेंज करोगे तो 1.26 केजी आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे। थैंक यू आज के लिए।